व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस यस्टरडे, उसके आगे का हम आज पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग रिवाइज करके आए हैं और सब लोग जितना पढ़ा दिया गया था उतना पढ़ करके आए हैं, राइट। इसी तरीके से सर आप अपनी तैयारी करते जाइए और चीजें जो हैं अच्छी होती जाएंगी एज वील प्रोसीड, राइट। नाउ ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम डिमांड का है बेटा, यहाँ पे इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों से, ठीक है। मैं इसके पहले इस डायग्राम से पहले मैं आपसे अब आज डिस्कस करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक तो प्राइस का इंपैक्ट पढ़ा था, प्राइस ऑफ द मेन गुड, ठीक है। तो प्राइस के इफेक्ट में हमने कहा था कि उसको रिलेट करो किससे, लॉ ऑफ डिमांड से। और लॉ ऑफ डिमांड से जब रिलेट किया तो हमने क्या पाया कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इसके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है सर, आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दे आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जाकर के पढ़ा था बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जाकर के पढ़ा था इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स की दो कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी, कौन कौन सी, एक तो थे सप्लीमेंट्री गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर सप्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ओके। एक अगर नहीं अवेलेबल तो हम दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं पहले वाले गुड की जगह पे, राइट। एग्जाम्पल हमने कोक और पेप्सी का देखा था, राइट। आज हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उस केस में क्या चेंज होगा डिमांड में मेन गुड की। सर व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस इज द बिगर क्वेश्चन। यस्टरडे आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स दैट आर यूज्ड विद वन अनदर, दैट आर यूज्ड विद वन अनदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स है बेटा जो गुड्स एक के साथ दूसरे को यूज करना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। और यहां पे आज हम इसको यहीं से इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, कार और पेट्रोल के एग्जाम्पल से। सर यहां पे देखिए बेटा कार को हमने लिया है मेन गुड, इसका मतलब हम डिमांड किसकी देखेंगे बेटा, कार की, ठीक है। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड लिया है किसको, पेट्रोल को, यानी हम चेंज इन प्राइस किसका देखेंगे, पेट्रोल का। पेट्रोल में अगर प्राइस चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट, ठीक है, कार पे क्या होगा, कार की डिमांड पे क्या होगा। अब बच्चों का सवाल होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चों का सवाल होगा सर हमारी कार जो है वो पेट्रोल से चलती ही नहीं है, वो तो बिजली से चलती है। बेटा हम मान के चल रहे हैं कि अभी जो गाड़ियां हैं जो मार्केट में आती हैं वो सारी की सारी पेट्रोल वाली हैं, हम डीजल की भी नहीं मान के चल रहे। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने डीजल का प्राइस तो लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि कार जो है पेट्रोल इंजन की है और पेट्रोल का प्राइस हम देखेंगे, उसका इंपैक्ट हम देखेंगे किस पे, कार की डिमांड पे, ओके। यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है, वी विल लुक एट द डिमांड फॉर कार एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि इस केस में क्या है, पेट्रोल है सर, ठीक है। सभी लोगों को नोट्स मिल गए थे कल, अरे यस और नो, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है, हमने देखा था सर कल कि सप्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। यानी सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा, राइट, तो जो दूसरा गुड है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और अगर सप्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम होगा तो जो दूसरा गुड जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन गुड, उसकी डिमांड भी जो क्या होगी सर, कम होगी। प्राइस इफेक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स का जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिस प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। व्हाट डू वी मीन, जब हम कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है सर, इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ेगा
तो जो मेन गुड है सर उसकी डिमांड कम होगी, दे विल बी मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन सप्लीमेंट्री गुड के केस में क्या हुआ था, दे आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन सर, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम होगा तो मेन गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। सर ऐसे समझ में नहीं आता, एक बार आप एग्जाम्पल से समझाओ। यहां पे देखिए एग्जाम्पल शेड्यूल दिया हुआ है, क्या हम कार के प्राइस को यहां पे कंसिडर करेंगे, कार के प्राइस को क्या हम यहां पे कंसिडर करेंगे, अरे यस और नो। कार का कुछ भी प्राइस हो, क्या हम उसे यहां पे कंसिडर करेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तो बेटा यहां पे हमने कार की जो प्राइस है क्या हम इसको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल नहीं सर, इसको देखना ही नहीं है, कुछ भी प्राइस हो, कार 5 लाख की है 10 लाख की है, हमारे लिए कार की प्राइस क्या रहेगी, बोलो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को देखते हैं उस केस में सर जो मेन गुड है उसकी प्राइस को हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं, कांस्टेंट अज्यूम हम करते हैं। सर इतनी बातें क्लियर है, आइए देखते हैं। पेट्रोल का प्राइस अगर 100 रुपए है तो कार की डिमांड 100 यूनिट्स है। दिस इज ओके द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब यहां पे डायग्राम भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये यहां पे हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक डायग्राम बनाया है बेटा, ठीक है। और यहां पे एक्स एक्सेस पे हमने क्या शो किया है, क्वांटिटी, ठीक है। किसकी क्वांटिटी, कार की डिमांड। देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, अरे ये कार की डिमांड है, ठीक है। आप सबके पास नोट्स होंगे उसमें पढ़िए। और यहां पे एक्स एक्सेस के ऊपर हमने प्राइस किसका शो किया है, क्या हमने यहां पे पेट्रोल का प्राइस शो किया, नहीं, यहां पे हमने कार का प्राइस शो किया जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व हमारी यहां पे बन गई। क्यों, क्योंकि वो जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो हम लेट सपोज कि हमारी जो कार की डिमांड है वो 10 प्राइस के ऊपर, पेट्रोल का कार का प्राइस लेट सपोज 5 लाख है, ये मैंने 5 लाख ले लिया, 5 लाख के ऊपर कार की डिमांड कितनी हो गई, 100। प्राइस कांस्टेंट है कार का। अब क्या हुआ सर, पेट्रोल जो है 3-3 रुपए लीटर बिकने लग गया, 3-3 रुपए लीटर बिकने लग गया। आज की कंडीशन अगर हम देखें 108 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है बेटा। अगर कल 80 पैसे रुपए लीटर मिलने लग जाए, ठीक है, या 1 रुपए लीटर मिलने लग जाए, या 3 रुपए लीटर मिलने लग जाए, या इवन 8 रुपए लीटर भी मिलने लग जाए, या 10 रुपए लीटर भी मिलने लग जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा सब लोग, आप जो सोच रहे हो कि गाड़ी लें या ओला की इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी लें, ठीक है, आप कहोगे गाड़ी लो, ठीक है, अरे 10-10 रुपए लीटर पेट्रोल है, दौड़ाओ। तो गाड़ियों की डिमांड जो है वो यहां पे बढ़ जाएगी। लेट सपोज ये डिमांड यहां पे हो गई 150, कितनी हो गई, 150। ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्या ये कार की प्राइस में चेंज की वजह से हुआ, नो, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस या फॉल इन द प्राइस, फॉल इन द प्राइस ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि इस केस में क्या है, पेट्रोल। अरे समझ में आता है क्या, तो यहां पे ये डिमांड बढ़ गई 100 से 150, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, यहां पे इंक्रीज हो गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर पेट्रोल का प्राइस 15 हो गया, ठीक है, यहां से 10 से हम देख रहे हैं कि 10 नॉर्मल प्राइस था, 3 बहुत ही ज्यादा कम हो गया, 15 थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आज की कंडीशन की हम बात करें, अगर पेट्रोल का प्राइस मान लो अभी 100 रुपए 108 रुपए लीटर चल रहा है, ठीक है, और कल अचानक से, ठीक है, 2000 रुपए लीटर हो जाता है, तो जो लोग कार चला रहे हैं वो भी कार नहीं चलाएंगे और गाड़ियों की डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। कम हो गई यहां पे, लेट सपोज यहां पे गाड़ियों की डिमांड 50 ही रह गई, ठीक है। तो ये 50 क्यों हुई, क्या ये कार की प्राइस की वजह से हुई, नहीं, ये हुई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी डिमांड मेन गुड की कम हुई,
जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी, नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है, मीनवाइल द प्राइस ऑफ कार इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आती हैं? अरे यस और नो, ठीक है। तो हमने देखा कि रिलेटेड गुड्स के केस में सप्लीमेंट्री गुड्स को की जब हम बात करते हैं तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब हम बात करते हैं वहां पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है सर, राइट। अब चलिए हम सप्लीमेंट्री गुड्स के डायग्राम को भी यहां पे देखते हैं। कोक और पेप्सी वाला हमारा एग्जांपल है। एक्स एक्सिस पे हमने मेन गुड की डिमांड को रखा है, वाई एक्सिस पे मेन गुड की प्राइस को रखा है। यहाँ पे प्राइस मेन गुड की कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। पहले 10 पे डिमांड आ रही है 100, ठीक है, तो हमारे को 10 तो मार्क करना ही नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ में क्या शो कर रखा है बेटा, हमने प्राइस ऑफ पेप्सी जो कि जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखिए प्राइस ऑफ पेप्सी है बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जब 12 हुई कोक की प्राइस तो पेप्सी के कोक के कुछ यूजर्स हैं वो कहां पे शिफ्ट हो गए, पेप्सी में, क्योंकि कोक महंगा हो गया और यहां पे पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्या ये पेप्सी की प्राइस की वजह से बढ़ी, नहीं, ये बढ़ी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, जो कि इस केस में है कोक। समझ में आ रहा है? ये लिख लीजिए आप, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स कोक, ठीक है। और यहां पे जब कोक की प्राइस कम हो गई तो जो पेप्सी पीने वाले थे वो कहां शिफ्ट हो गए, कोक में, इसलिए पेप्सी की डिमांड कम हो गई। और ये क्यों कम हुई, क्या ये पेप्सी के प्राइस में चेंज की वजह से हुई, नहीं नहीं सर, पेप्सी का प्राइस तो कांस्टेंट हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये क्यों हुई, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, जो कि इस केस में क्या है, कोक। क्या इतनी बातें आपको अब समझ में आती हैं? ये डायग्राम आपको क्लियर है? अरे यस और नो, मुझे बताइए बेटा। यस ठीक, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिमांड डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, राइट। कंज्यूमर की इनकम को जब हम देखने जाते हैं सर, द इनकम ऑफ कंज्यूमर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। 2 तरीके की कंज्यूमर की इनकम हम देख सकते हैं। एक होती है मॉनेटरी इनकम, एक क्या होती है, मॉनेटरी इनकम, और दूसरी होती है रियल इनकम। दूसरी क्या होती है, रियल इनकम। सर ये मॉनेटरी इनकम क्या होती है, अरे आज आप सीए बन जाते हो, आपकी जॉब लगती है, कंपनी आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना पैसे देती है आपके अकाउंट में, ठीक है। 1 तारीख को वो क्रेडिट हो जाते हैं, दैट इज मनी 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 मनी, दैट इज मॉनेटरी इनकम। अरे इतना समझ में आता है क्या? हाँ सर। रियल इनकम, व्हाट इज रियल इनकम सर? रियल इनकम रेफर्स टू द परचेजिंग पावर, ठीक है। रियल इनकम रेफर्स टू द परचेजिंग पावर, सर कैसे? और इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एट सर्टेन गिवन प्राइसेस। सर समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो स्लाइड्स पे लिख रहा हूं एक पेन की मदद से यहां पे लिख रहा हूं, पेन है मेरे हाथ में, राइट। मेरे इनकम जो है मॉनेटरी इनकम, मेरी मॉनेटरी इनकम 100 है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी, व्हाट इज माय इनकम इफ आई हैव टू बाय दीज पेन्स, व्हाट इज माय इनकम, हाउ मेनी पेन्स आई कैन बाय विद दिस 100 रुपीज इफ 1 पेन कॉस्ट मी ₹10। अगर एक पेन 10 रुपए का है तो मैं 100 रुपए से कितने पेन खरीद सकता हूं सर, मुझे बताइए। 10 पेन, 10 पेन्स आई कैन बाय, ठीक है। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं कि माई इनकम इज वर्थ बाइंग 10 पेन्स, देन आई एम एक्सप्रेसिंग माई इनकम इन टर्म्स ऑफ रियल इनकम, इन टर्म्स ऑफ रियल इनकम, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आई कैन बाय विद माई मॉनेटरी इनकम। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द परचेजिंग पावर, राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये है
मॉनेटरी इनकम। क्या है ये? मॉनेटरी इनकम, और ये है रियल इनकम। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे मेरी मॉनेटरी इनकम 100 रहती है और ये प्राइस जो है ये 20 रुपीज हो जाता है पेन का। सो हाँ, पहले मैं 10 पेन्स बाय कर सकता था, अब मैं कितने पेन्स बाय कर सकता हूं? 5 पेन्स। तो ये 10 पेन्स मेरी पहले रियल इनकम थी, अब मेरी रियल इनकम कितनी है? 5 पेन्स। कितनी है? 5 पेन्स। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आती हैं? अरे यस और नो। ठीक है, तो व्हेन इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कैन बाय फ्रॉम दैट इनकम, ओके, देन सच इनकम इज कॉल्ड एज रियल इनकम। क्या आपको यहां तक बात समझ में आती है? मॉनेटरी इनकम होती है जो सिंपल पैसे जो आपको मिले, और रियल इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आती हैं? यस और नो? तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए, अब बेटा जब हम इनकम एज अ फैक्टर पढ़ते हैं दैट इंपैक्ट्स डिमांड, तो हम मॉनेटरी इनकम को यहां पे कंसिडर करेंगे। जहां पे रियल इनकम को कंसिडर करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी हम मॉनेटरी इनकम को देख के चलेंगे। और जब हम मॉनेटरी इनकम के हिसाब से इनकम ऑफ कंज्यूमर को स्टडी करने जाते हैं, तो ये कहते हैं हमको कि आप जो है गुड्स जो है या प्रोडक्ट्स जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर लो, कैटेगराइज कर लो। क्या कर लो? डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर लो, कैटेगराइज कर लो। तो हम इनकम का इफेक्ट जो पढ़ेंगे, ठीक है, हम इनकम का इफेक्ट पढ़ेंगे बेसिक नेसेसिटी के ऊपर, इनकम का इफेक्ट हम पढ़ेंगे लग्जरीज एंड कंफर्ट के ऊपर, इनकम का इफेक्ट हम पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स के ऊपर, और इनकम का इफेक्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स के ऊपर। सर बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? अरे जिसके बिना जिया नहीं जा सकता वो बेसिक नेसेसिटी है मेरे भाई। क्लियर है? लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। सर मेरे रूम में पंखा है, ये कंफर्ट है। मेरे रूम में एसी है, ये लग्जरी है। ठीक है, समझ में आया? ये नेसेसिटी नहीं है। अरे पंखा नहीं होगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, बस गर्मी लगेगी, बट आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। ओके, अरे पंखा है, एसी नहीं होगा तो भी मैं मर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बट एसी इज अ लग्जरी। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर लेकिन जो हमारी बुक में उसमें तो कुछ और लिखा है, उसमें लिखा है कि एसी भी कंफर्ट है। मेरे भाई मेरी बात सुनना, ये जब भी हम ऐसी कैटेगराइजेशन करते हैं ना, या ऐसे क्लासिफाई करते हैं किसी भी गुड्स को, तो ये हमेशा रिलेटिव क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जैसे आप पढ़ते थे रिलेटिव पॉवर्टी मतलब हमने किसी चीज को बेंचमार्क मान लिया और उसके अगेंस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना गरीब है। अगर आप, ठीक है, अगर हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी को बेंचमार्क मान करके रिलेटिव पॉवर्टी कैलकुलेट की जाएगी तो हर कोई गरीब ही होगा, गरीबी रेखा से नीचे ही होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन ही आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो रिलेटिव होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी बुक में लिखा हो कि जो एसी है वो एक कंफर्ट भी तो है, नॉर्मल आपको कंफर्ट दे रहा है, वो ठंडी हवा दे रहा है। ठीक है, और लग्जरी सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम को कह दें कि भाई और महंगा आता है और ज्यादा उसको अफोर्ड करने के लिए पैसे लगते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटिव। तो इस डिबेट में प्लीज मत पढ़ा करो, अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करा करो कि सर ये तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है। लकीर के फकीर बनकर के कभी भी आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। You will have to analyze these situations. मैं जो कहने चाह रहा हूं, there cannot be a watertight compartment. There cannot be a ready-made definition that you will get. ठीक है, क्योंकि यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। ओके, एंड इकोनॉमिक्स ऑल यू नो दैट इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी स्टैटिक, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन 4 कॉर्नर्स। ओके, इट इज एक्सप्रेसिव। ठीक है, तो इसलिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यहीं पे क्लियर कर रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? यस। क्या एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, तो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स
वो चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं और लग्जरी थोड़ी और उससे हायर डिग्री का हमारे को जो है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स, जब हम ग्लॉसरी पढ़ रहे थे तब हमने इंफीरियर गुड्स को भी देखा था सर। ठीक है, इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी के गुड्स हैं, ये लो इनकम ग्रुप के लिए बने हैं। ठीक है, लो प्राइस्ड गुड्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लो इनकम ग्रुप के लिए बने हैं, लो प्राइस्ड गुड्स हैं। ऑल दीज गुड्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट, इंफीरियर गुड्स माय डियर फ्रेंड्स। देन नॉर्मल गुड्स, सर नॉर्मल वो सारे गुड्स जो ये तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, दे विल कम अंडर दिस नॉर्मल गुड कैटेगरी। क्लियर है? क्या आपको कैटेगराइजेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई? अरे यस और नो? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। अब हम इनकम इफेक्ट को देखेंगे वन बाय वन इन ग्रुप्स की कैटेगरीज के ऊपर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक नेसेसिटी के केस में इनकम इफेक्ट का क्या इंपैक्ट होता है। सर बेसिक नेसेसिटी है जैसे दूध हो गया, नमक हो गया। ठीक है, आज मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 10,000 रुपए महीने की जॉब करता है। लेट सपोज देयर इज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स जो है वो 10,000 रुपए महीने की एक नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं, अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है वो महीने में एक थैली नमक खाते हैं, 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट। इट इज व्हाट ही इज कंज्यूमिंग। अगले महीने मिस्टर एक्स की किस्मत खुल गई और उनकी जो 10,000 की नौकरी है अब वो 10,000 से हो गई 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो जब 1,00,000 रुपए पर मंथ हुई, ठीक है, पहले 10,000 की थी सर, अब 1,00,000 की हो गई, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो क्या अब मिस्टर एक्स का कंजम्पशन जो नमक का है, क्या वो 10 पैकेट हो जाना चाहिए? अरे मुझे बताओ ना। अरे सैलरी 10 टाइम्स बढ़ गई सैलरी सर, अब ज्यादा नमक खाएंगे। ठीक है, अब थैलियां की थैलियां खाएंगे नमक की। अरे नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो बेटा बेसिक नेसेसिटी के केस में डिमांड जो है इनकम के साथ बढ़ती तो है, बढ़ सकती है, इट मे इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल, और उसके बाद जो है डिमांड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है। सर मे इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स की जब 10,000 रुपए सैलरी थी, ठीक है, तो वो जो मिल्क कंज्यूम करते थे वो मिल्क था 1 kg पर डे, यानी एक महीने में 30 लीटर, सॉरी 1 लीटर पर डे। ठीक है, कोई केजी से आपत्ति ना करें, 1 लीटर पर डे, तो महीने का कितना हो गया? 30 लीटर्स पर डे, पर मंथ। ठीक है, 30 लीटर्स मिल्क कंज्यूम करते थे। अब जब 1 लीटर मिल्क इनके घर पे आता था तो ये पूरा नहीं हो पाता था, इनके 2 छोटे बच्चे, इनकी वाइफ है, खुद है, मम्मी पापा है, तो बच्चे बेचारे भूखे रहते थे, माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। अब जब जो है मिस्टर एक्स की सैलरी 10 लाख रुपए हो गई, सॉरी 1,00,000 रुपए हो गई, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो हो सकता है ये 1 लीटर पर डे को, हो सकता है ये 2 लीटर पर डे कर दें या 3 लीटर पर डे कर दें। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको 30 से करेंगे तो ये 60 लीटर्स, जो पहले 30 लीटर्स था वो 60 लीटर हो गया, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 लीटर्स। तो एक पॉइंट तक ही ये इंक्रीज करेंगे, ये थोड़ी कि 100 लीटर दूध मंगाने लग जाएंगे एक दिन में। अरे नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये सिंपल हमने देखा कि इन केस ऑफ when goods are basic necessities, then in that case when income of the consumer rises, हम प्राइस तो बात ही नहीं कर रहे कि नमक का प्राइस बढ़ा या घटा या मिल्क का प्राइस बढ़ा या घटा, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सर आपको पता है जब हम अदर फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो हम जो मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर कौन सा? प्राइस, उसको हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट।
ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटी के केस में आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी, इनकम भी कौन सी वाली, मॉनेटरी इनकम की यहां बात हो रही है, जब भी मॉनेटरी इनकम बढ़ेगी बेसिक नेसेसिटी की डिमांड इट में इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल, आफ्टर दैट इट विल बी कांस्टेंट। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं? यस और नो? यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब लग्जरीज एंड कंफर्ट के केस में बात करते हैं। लग्जरीज एंड कंफर्ट में एग्जांपल लिया हमने कार का, ठीक है। ये दोनों के लिए ट्रू है, लग्जरी हो चाहे कंफर्ट हो, बहुत ही कम डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। और ऐसा कोई रेलेवेंस भी नहीं है उस डिफरेंस का, हालांकि आपकी बुक में स्पेसिफिकली बता रखा है, वो मैं जब डिस्कस करूंगा कैटेगरीज ऑफ गुड्स तब मैं आपको बताऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखिए कार जैसे है, ठीक है। तो जब मॉनेटरी इनकम बढ़ेगी सो डेफिनेटली द डिमांड फॉर सच गुड्स विल इंक्रीज, ओके। और जब मॉनेटरी इनकम घटेगी so the demand for such goods will decrease, so they are positively related, they are positively related, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है। इवन बेसिक नेसेसिटी के केस में भी तो डिमांड बढ़ी थी, यानी पॉजिटिव रिलेशन तो वहां भी था, किसके साथ? इनकम के साथ, इनकम के साथ। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफीरियर गुड्स। सर इंफीरियर गुड्स अभी मैंने बताया था आपको, और ऑलरेडी हम ग्लॉसरी में डिस्कस करें, लो क्वालिटी गुड्स है, लो इनकम ग्रुप के लिए बने हैं, ठीक है, लो प्राइस्ड गुड्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे गुड्स की कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। और इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स अगेन, ठीक है, जब इनकी सैलरी 10,000 रुपए थी, ये बीड़ी पीते थे, क्या पीते थे? बीड़ी, ठीक है। अब इनकी 1 लाख रुपए सैलरी हो गई, अब ये सिगार पीते हैं, ठीक है, या 10 लाख हो जाएगी तो सिगार पीते हैं, अभी सिगरेट पीते हैं। तो जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, इंफीरियर गुड्स जो कि लो क्वालिटी है, लो प्राइस्ड है, लो इनकम ग्रुप के लिए हैं, उनकी डिमांड जो है क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। क्या होगा? इनकम इफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आती हैं? यस और नो बताइए बेटा। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये गिफन गुड्स यहां पे दिया हुआ है, ये मैं आज आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, पहले हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में जो गुड्स ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करे वो है नॉर्मल गुड्स। इसमें भी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या? अगर इनकम बढ़ेगी तो ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम घटेगी तो ऐसे गुड्स की डिमांड जो है वो घटेगी। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आती हैं? ठीक है, चलिए समझ में आती है बेटा? चलिए सर। हाँ बोलो। सर ये नॉर्मल गुड्स थोड़े से एग्जांपल देता हूं ना कौन बाकी कोई भी चीज हो गई, कोई भी चीज हो गई, जैसे आपके कपड़े हो गए नॉर्मल, ठीक है। अब आप ब्रांडेड क्लोथ्स की बात करोगे तो हो सकता है वो लग्जरीज में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी, आप शॉपिंग बट नेचुरल है आप थोड़ी ज्यादा ही करोगे, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव होगा इसमें इनकम इफेक्ट। क्लियर है? सर। हाँ बोलो बेटा। सर सर मोबाइल भी एक तरीके से लग्जरीज हो सकती है ना? आईफोन एकदम लेटेस्ट वाला मॉडल। ओके। बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी तो नॉर्मल ही है ना। अब तो नॉर्मलाइज हो गया, पहले होता था कि ठीक है कंफर्ट में ले लो या उसमें ले लो, अब तो नॉर्मलाइज हो गया। अब तो 1500 रुपए का जियो फोन भी तो मोबाइल है। अरे इट इज डूइंग यू कैन डू कॉलिंग फीचर एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें हैं। इट इज कीपिंग यू गाइज कनेक्टेड विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट। तो वो चीज है बेटा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर आप तो सैमसंग। ओके सर। हाँ तो ठीक है, सैमसंग वाला जो मतलब जो इनके वो होते हैं ना क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप डिवाइसेस जो 1 लाख के हैं, हाँ एकदम टॉप नॉच वाले, उनको आप लग्जरीज में काउंट कर सकते हो, क्योंकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा। अब बेटा हमारा जो डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहां पे करेंगे, ठीक है, वो है गिफन गुड्स के केस में। गिफन गुड्स ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स है सर, ठीक है, जिनको हमें स्टडी करना है यहां पे। और इन गुड्स में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जहां पे भी आपको गिफन गुड्स नाम का वर्ड दिख गया, गिफन गुड्स जो है
ये हमेशा इंफीरियर गुड्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये हमेशा कैसे गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स। और हमको पता है कि इंफीरियर गुड्स जो होते हैं उनमें इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, अगर हमारी इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। यहां तक पता है आपको? सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया? तो बेटा ये बात हमेशा दिमाग में चिपका लो कि इंफीरियर गुड्स है तो इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अरे सर कोई गुड इंफीरियर बनता ही तब है जब उसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि बच्चे हमेशा गिवन गुड्स में इतने कंफ्यूज रहते हैं, गॉड ओनली नोज, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, इट इज अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। जब कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स बोल दिया तो इंफीरियर गुड तो वही होता है जिसके अंदर इनकम इफेक्ट जो है वो क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ये याद कर लो बात, ठीक है? इंफीरियर गुड्स बनने के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, तो सर इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट क्या है सर? इसमें डिफरेंट है कि यहां पे हम प्राइस को भी कंसिडर करते हैं। अभी तक हम प्राइस को क्या मान के चल रहे थे? कांस्टेंट। क्या मान के चल रहे थे? कांस्टेंट। लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन गिवन गुड्स हमें प्राइस को देखना पड़ेगा। और इस केस में वैसे तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं तो प्राइस इफेक्ट कैसा हो रहा होता है? अरे प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? जनरली 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 प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? मुझे बताएं। नेगेटिव। मतलब गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उनकी डिमांड कम होगी, लेकिन गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। यानी गिवन गुड्स के हम केस में कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। ये एक ऐसे कैटेगरी के इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, इसका मतलब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा। दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है? ये एक ऐसी कैटेगरी के इंफीरियर गुड्स हैं जहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, जहां पे प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स की तो भी उनकी डिमांड बढ़ेगी। अरे इनकम को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इनकम तो नेगेटिव जा ही रही होगी। अगर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब इनकम और कम हो रही होगी, ठीक है? अब आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पहले हम इसका एग्जांपल लिया करते थे 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, वहां से इसको कनेक्ट करते थे, लेकिन इसको अब आप करंट पैंडेमिक सिचुएशन से भी जो है इसको आप देख सकते हो लेकर के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे दो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मीट और ब्रेड। मीट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ब्रेड एक चीप प्रोडक्ट है। मीट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, मार्केट में महंगा बिकता है। क्यों? प्रोटीन रिच फूड है। ब्रेड हर आदमी खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इस तरीके से है, ठीक है? लेकिन अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आई तो पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ? लोगों की नौकरियां गई, ठीक है? सप्लाई चेन्स खराब हो गई, लोगों की नौकरियां गई, सप्लाई चेन्स खराब हो गई, और उसके साथ साथ क्या हुआ? इनकम कम होने लग गई लोगों की। अरे नौकरी जाएगी तो इनकम कम होगी ना, ठीक है? तो लोग जो है वो मीट से शिफ्ट होकर के ब्रेड के ऊपर आने लग गए, क्योंकि नौकरी जाएगी तो फिर कैसे खाएगा मीट? ब्रेड कंज्यूम करने लग गए, इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करने लग गए, राइट? अब जब मार्केट ने इस चीज को एनालाइज किया कि ब्रेड की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रेड की सप्लाई उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही, ठीक है? ब्रेड की सप्लाई उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही, तो ब्रेड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने लग गए। ब्रेड के प्राइसेस क्या होने लग गए? इंक्रीज। लेकिन ब्रेड की डिमांड भी साथ में इंक्रीज होती गई। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, ब्रेड की डिमांड भी इंक्रीज होती गई, तो यहां पे प्राइस इफेक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। किसके केस में? एक कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स के केस में। उसको हमने कहा क्या? गिवन गुड्स। समझ में आ गया? अरे यस और नो? गिवन गुड्स समझ में आया? सर हाँ बोलो। तो सर कोई भी गुड हमेशा के लिए गिवन गुड तो नहीं रह सकता, तो किसी सिचुएशन में ही बनेगा। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कैटेगराइजेशन है समझने के लिए कि कोई कैटेगरी में जाकर के गुड्स जो है वो गिवन की तरह
गिफन गुड्स क्या था, एक डेफिनेशन दी किसी व्यक्ति ने कि गुड्स जो है इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है, सर रॉबर्ट गिफन ने दी, तो उनके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो फिट बैठ गया वो गिफन गुड है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनी? हाँ बोलो। सारे गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं सर, और सर सारी इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स होते हैं सर? गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं हो सकते ना, क्योंकि हर इंफीरियर गुड में हम क्या प्राइस इफेक्ट को चेक करने चल जाएंगे? नहीं, ठीक है। ऑल गिफन गुड्स, लिख लो ये लाइन, ठीक है, बच्चे बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं, लिख लो यहां पे, मैं लिख देता हूं, ऑल गिफन गुड्स आर what? इंफीरियर, ठीक है। इंफीरियर होके मतलब इनकम इफेक्ट क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आप यहां पे लिख लीजिए बेटा, क्लियर है? सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए बेटा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही इस वाली कैटेगरी में होते हैं। सर हाँ बोलो। ब्रेड का मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बेटा लोगों की जो है नौकरियां चली गई, अभी पैंडेमिक सिचुएशन में उनकी इनकम कम हो गई, तो जो रिच क्लास के लोग थे जो पहले मीट कंज्यूम करते थे, ठीक है, वो भी उनकी डिमांड भी कहां शिफ्ट होने लग गई? ब्रेड में। तो ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर रही है। अरे आ गया क्या समझ? ओके सर। अरे एक तरीके से सर इसमें सर फिर ब्रेड नेसेसरी बोर्ड हो गया सर, ये क्या हो गया? नेसेसरी नेसेसरी गुड्स नहीं हुए बेटा, ये देखो नेसेसरी नहीं हुए। नेसेसरी गुड्स तो वो होते हैं जिनके बिना जी नहीं सकते। अरे भूखा आदमी थोड़े दिन तो रह लेगा, मरेगा तो नहीं ना। ये वो गुड्स हो गए ना जिसके अंदर आप देखो इंफीरियर क्वालिटी है, फिर भी प्राइस भी बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये एक अलग सिचुएशन में हमने किसी गुड को देखा है, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसको मिक्स एंड मैच मत करो। देखो बेटा एक बात मैंने आपको अभी यहां पे जो समझाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इकोनॉमिक्स में हम हर चीज रिलेटिव लेते हैं। कोई भी डेफिनेशन जो हमने सीख ली वो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा वैसा ही होगा, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th 12th में जब पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ भैया। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे तो मैडम ने आपको सिखा रखा था, सर ने आपको सिखा रखा था, वेजेस अगर दिख जाए तो ट्रेडिंग में घुसा देना, ठीक है, और वेजेस एंड सैलरी अगर दिख जाए तो भी ट्रेडिंग में घुसा देना, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, अगर आप मान लो कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब करने गए, लेट सपोज आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपका मन हुआ कि मेरे को जॉब करनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन करके अकाउंटेंट की जॉब करने गए। रियल लाइफ में चीजें कैसे होती हैं? वहां लिखा हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, वेजेस एंड सैलरी, लेकिन आप उसको ट्रेडिंग में ना डाल करके पीएनएल में पुट करते हो। क्यों पुट करते हैं पीएनएल में? क्योंकि आपको पता है तो सैलरी हम परमानेंट स्टाफ को देते हैं, उसको हमने एक ही अकाउंट बना रखा है वेजेस एंड सैलरी के नाम से। वेजेस को हमने कुछ बना ही नहीं रखा, ठीक है। तो आप देखोगे कि सर सर ने तो हमें ये सिखाया था कि वेजेस अगर पहले आ जाए तो इसको किस में डालना है? ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आप क्या करते हो? चीजों को रटने की कोशिश करते हो, और जहां आप रटने की कोशिश करते हो वहीं पे प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम यहां पे रटते नहीं, हम चीजों को समझते हैं बेटा। तो ये डिफरेंस है। ट्रेडिंग में क्यों जा रहा था? क्योंकि इट वॉज रिलेटेड टू दी ऑफिस एक्सपेंसेस, दी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सॉरी, ठीक है। और पीएनएल में क्यों जा रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस टाइप का खर्चा है, ठीक है, इसलिए उसको हम पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं। तो बेटा ये कंसेप्ट है, ठीक है। और जो हम पहले करते थे 11th 12th में कि अगर वेजेस दिख गया तो ट्रेडिंग में, वो रटंत विद्या है, ठीक है। तो यहां पे हमें कंसेप्ट के हिसाब से काम करना है, ना कि रटने के हिसाब से। क्लियर है? अगर वेजेस लिखा हुआ भी आ गया और रियल लाइफ में वो चीज वेजेस नहीं है, ठीक है,
वो फैक्ट्री के काम में दिए जाने वाला पैसा है ही नहीं। हमने किसी को वेजेस दी, लेकिन हमने उससे कोई हमारे ऑफिस का काम करवाया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का खर्चे के लिए हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम के लिए हमने वेजेस पे करी, सो दैट विल आल्सो कम इन पीएनएल। मेरी आप बात समझ गए? मतलब रटने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट्स को समझो, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाए 1 + 1 2, बस दैट्स इट, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। और मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किससे डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया इतना? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बेटा Yes, sir. आज के लिए इतना काफी करें, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आज मैं आपको पेज नंबर्स बता दूंगा जो आपको रीड करने हैं। कल मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी थी और आपके ये नोट्स वहां पे अपलोड कर दिए थे। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक इन चीजों को रिवाइज करिएगा, ध्यान से समझ करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।